हाय एवरीवन। आज हमारी स्टैटिक जीके का 18th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम कवर करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, भारत में परिवहन, जहां से आपके एसएससी एग्जाम में अक्सर सवाल बन जाते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं बनते हैं, पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, बट बन जाते हैं। ठीक है, तो अगर बनेंगे तो वो करने होंगे और इजी टॉपिक है, इसलिए इस टॉपिक को भी नहीं छोड़ना चाहिए। और ये हम जो स्टैटिक जीके कवर कर रहे हैं फॉर ऑल एसएससी एग्जाम्स 2025 के लिए कर रहे हैं, ये आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता है, तो डायरेक्ट हम लेक्चर शुरू कर लेते हैं। अब देखो, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो चार तरीके से होता है। रोड्स के थ्रू होता है, रेलवेज के थ्रू होता है, वाटरवेज के थ्रू होता है और एयरवेज के थ्रू होता है। इधर आप हिंदी में भी देखोगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आपको पता है। अगर देखो यहाँ पर एक बार CGL 2024 में एक सवाल आया था कि जो ट्रैफिक पैसेंजर होता है रोड्स के थ्रू वो कितने परसेंट होता है, तो वो आपका लगभग होता है 87%। ये ध्यान रखना। ठीक है, 80% सही माना था। ठीक है, अगर आप गूगल करके देखोगे तो आपको 85% भी वहाँ पे दिखेगा। ठीक है, और रेलवे के थ्रू जो ट्रैफिक परसेंटेज रहता है वो 5% रहता है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में, तो देखो एक सेकेंड। अगर हम यहाँ पर बात करें फैक्ट्स के बारे में, तो रोड नेटवर्क की अगर हम जहाँ पर बात करते हैं तो रोड नेटवर्क में भारत की जो स्थान है वो सेकंड है। ठीक है, अपने यहाँ जो रोड नेटवर्क है, ठीक है, वो सेकंड नंबर पर है। फर्स्ट नंबर पर अगर हम देखें तो कौन सा है, भारत, अमेरिका है। ठीक है, अब यहाँ आपको यहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक्ट पता होना चाहिए कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक्ट है, जो आपके रूल्स वगैरह हैं रोड पर चलने के, वो एक्ट आपका कब आया था, तो 1988 में आया था। पेपर में अक्सर यहाँ से सवाल बनते हैं, तो ये ध्यान रखना। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में आया है, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। और एक आपका PM रूरल रोड प्रोजेक्ट आया था जिसमें कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोड्स वगैरह बनाए गए थे, तो वो ध्यान रखना 2000 में वो आया था। ठीक है, तो नेक्स्ट ये भी मोटर व्हीकल एक्ट आपका, जो मोटर व्हीकल होते हैं उनको चलाने के लिए रूल्स रेगुलेशंस का इसमें सारे लिखे हुए हैं। तो ये 1988, ये भी 19, मतलब ये दोनों सेम ईयर में आए थे, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, आसान हो जाएगा याद करना। और जो रूरल रोड प्रोजेक्ट आया था वो 2000 में आया था, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पर अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी। अगर देखो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश्ड हुई थी, तो ध्यान रखना 1995 में हुई थी। लेकिन देखो, किस एक्ट के थ्रू हुई थी वो अलग होता है। ठीक है, आपका जो एक्ट आया था वो 1988 में आया था, बट बनी थी ये 1995 में। तो अगर किस एक्ट के थ्रू हुई थी तो 1988 एक्ट ध्यान रखना। और अगर कब इस्टेब्लिश हुई थी तो इसके लिए 1995 याद रखना। ठीक है, और बेसिकली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्या काम होता है, ये रोड्स को बना, नेशनल हाईवे जो होते हैं आपके उनको बनाते हैं, उनको रिपेयर करते हैं। ये जो हाईवे से रिलेटेड रोड्स जितने भी हाईवे होते हैं सबको कौन बनाता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर वो कंस्ट्रक्ट होते हैं, बिल्ड होते हैं, ये ध्यान रखना। अगर मैं अभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रेजेंट चेयरमैन की बात करूँ तो ये है आपके संतोष कुमार यादव। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। स्थापना हुई इसकी 1995 में, और यहाँ पर ये राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करते हैं। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है आपके, संतोष कुमार यादव हैं। अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे NHAI है वैसे ही BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो हिल एरियाज होते हैं ना आपके, वहाँ पर रोड्स बनाते हैं। और जो बॉर्डर के आसपास का जो एरिया होता है उधर रोड बनाते हैं। तो सबसे पहले तो ये कब इस्टेब्लिश्ड हुई थी, तो एटलीस्ट ये डेट याद ना रखो तो आपको ईयर तो याद रखनी पड़ेगी कि 1960 में हुई थी। और ये जो मिनिस्ट्री है ये किसके अंडर आती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से, बॉर्डर से ही आप डिफेंस याद रख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये यहाँ पर आती है। ठीक है, इनका काम क्या होता है, ये रोड को कंस्ट्रक्ट करते हैं, किस एरियाज में, हिल एरियाज में बनाते हैं रोड्स को, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और इसके जो करंट डायरेक्टर जनरल हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन है, ये चीज़ थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, तो जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है जो हिल एरियाज है वहाँ पर रोड्स बनाती है। और बॉर्डर के आसपास जो रोड बनने होते हैं वो रोड BRO के तहत बनाए जाते हैं। ठीक है, BRO कब बनी है, 1960 में बनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना। अभी जो करंट डायरेक्टर जनरल है वो कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन है, ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। आगे हम बात कर लेते हैं PWD के बारे में। तो देखो, जो PWD है जिसको पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट भी बोलते हैं, ये डलहौजी के टाइम पे
आपका इस्टेब्लिश हुआ था 1854 में, आपने पढ़ा भी होगा। एक तो ये पीडब्ल्यूडी डेवलप कर इस्टेब्लिश करता है, पोस्टल सिस्टम इस्टेब्लिश करता है, ठीक है। ट्रेन भी यही लेके आता है, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। चलो मुझे आप यहाँ पर डलहौजी का टाइम पीरियड बता दो अगर आपको पता है तो, ठीक है। वैसे इसका जो टाइम पीरियड था 1848 से लेके 1856 तक था, ठीक है, ध्यान रखना। अभी जब हम हिस्ट्री करेंगे तब मैं आपको पढ़ाऊंगा ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का जो काम क्या होता है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल या विलेज लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल या विलेज लेवल पर जो रोड्स होते हैं उनके बनाना और उनको मेंटेनेंस करना, ये सारा काम पीडब्ल्यूडी के अंदर आता है, ठीक है। और यहाँ पर अ, ये सारी चीज़ें आप हिंदी में देख ही सकते हो, आगे देख लेते हैं। अब हम थोड़ा सा रोड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो, आपके बहुत सारे नेशनल हाईवेज हैं भारत के अंदर। वहीं पर अगर हम लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे की बात करें, अक्सर आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें लिखने की यहाँ पे कोशिश नहीं की हैं, मैंने वही चीज़ें यहाँ पर लिखने की कोशिश की हैं जहाँ से पेपर में अक्सर सवाल बनते हैं। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे की बात करूँ तो NH 44 है, ध्यान रखना। और इसका जो प्रीवियस नाम था, अभी तो ये NH 44 के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका जो प्रीवियस नाम था वो था NH 7। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और ये कितना लंबा है, लेंथ भी आपको पता होना चाहिए, अगर लॉन्गेस्ट है तो 3745 किलोमीटर लंबा है ये। कितनी स्टेट से होके गुजरता है, तो ये 11 राज्यों से होके गुजरता है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल देखो कुछ इस तरह से बना हुआ है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो ये सपोज मेरा यहाँ पर दिल्ली है, दिल्ली से ये मेरा कोलकाता है, ठीक है। दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से ये मेरा यहाँ पर चेन्नई है, ठीक है। और इधर मेरा ये मुंबई है, ठीक है। तो कुछ मेरा इस तरह से गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर है। तो अगर हम यहाँ पर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल मतलब ये देखो, यहाँ पर चार जो मेन सिटी है ना, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, इनको कनेक्ट करने के लिए बनाया गया था। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल से अक्सर एसएससी में सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आप इसके लेंथ ध्यान रखना, 5846 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ये किस किस को कनेक्ट करता है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई को कनेक्ट करता है। देखो यहाँ पर दिल्ली कोलकाता के बीच में कितनी लेंथ है, ये भी एक बार बना था। अब मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ से एक बार सवाल बना है पिछले 5 सालों में, तो वो आपको फालतू में याद कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, टोटल लेंथ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि दिल्ली कोलकाता, कोलकाता चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, ठीक है। ये मैप याद रखोगे तो आराम से आपको याद हो जाएगा। और बस इतना ही याद रखना। और देखो, नॉर्थ और साउथ कॉरिडोर है, मतलब कि ये अपना जैसे ये सॉरी मतलब मैप नहीं आता है मुझे बनाना, ठीक है। सपोज ये हमारा भारत है, हम ऐसे बना लेते हैं, ये भारत है। तो यहाँ पर देखो, जो आपका नॉर्थ से लेके साउथ तक एक रोड को जोड़ता है, जो कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर से लेके नीचे, मतलब जम्मू कश्मीर श्रीनगर से लेके यहाँ पर आता है आपका कन्याकुमारी तक, ठीक है। यहाँ पर ये आपका कन्याकुमारी तक आता है। और ये जो इसकी लेंथ है, इसको नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बोलते हैं, ध्यान रखना। इसकी लेंथ को ध्यान रखना, 3806 किलोमीटर है। और देखो यहाँ पर ये चीज़ तो आप याद रखना ही रखना, देखो यहाँ लिखी भी हुई है सारी चीज़ें मैंने। और श्रीनगर से कन्याकुमारी जोड़ता है, ये चीज़ ध्यान रखना। इसको तो बोलते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। जस्ट वेट अ सेकेंड। ठीक है, हाँ। उसको हमने अभी पढ़ा था नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के बारे में। अगर मैं यहाँ पर जस्ट वेट अ सेकेंड, ये हमारा एक हो जाएगा ईस्ट से वेस्ट कॉरिडोर, ठीक है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो इसमें देखें तो देखो यहाँ पर पोरबंदर से लेके, पोरबंदर गुजरात से लेके, और यहाँ पर ये सिलचर असम तक जोड़ता है। तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इसकी लेंथ है 3507 किलोमीटर, ठीक है। तो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पता होना चाहिए, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पता होना चाहिए, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पता होना चाहिए, लॉन्गेस्ट हाईवे। ये इतना इंपॉर्टेंट डेटा है कि यहाँ से अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, तो एकदम रटा होना चाहिए आपको। उसके बाद कुछ और बात कर लेते हैं।
डिफेंस कॉरिडोर किस किस स्टेट में है, तो एक तमिलनाडु में है, एक यूपी में है, ये ध्यान रखना। भारतमाला प्रोजेक्ट से अक्सर सवाल आता है, तो भारतमाला प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था, 31 जुलाई 2015 को स्टार्ट हुआ था। 550 डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करने के लिए इसको बनाया गया था, रोड्स वगैरह कनेक्टिविटी के लिए ये है ये, तो ये ध्यान रखना। अगर हम बात करें अटल टनल का, तो अटल टनल जो बनाया गया था 3000 मीटर की ऊंचाई पर इसको बनाया गया है, और ये मनाली को लाहौल स्पीति वैली से कनेक्ट करता है, ये चीज़ ध्यान रखना, पेपर में ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, अटल टनल 3000 मीटर की हाइट पर बना हुआ है, मनाली को लाहौल स्पीति वैली से कनेक्ट करता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। अब हम यहाँ पर कुछ नेशनल हाईवे पढ़ लेते हैं। देखो जहाँ से सवाल बने, एक देखो नैने NH 44 से तो आपके सवाल बनते ही रहते हैं, रिपीट होते ही रहते हैं, लेकिन पेपर में मैंने कुछ ऐसा देखा कि जो रैंडम पूछ लिए नेशनल हाईवे, तो वो मैंने एक साथ यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, जैसे NH 16 ये चेन्नई को कोलकाता से कनेक्ट करता है, NH 40 दिल्ली को चेन्नई से कनेक्ट करता है, NH 6 मेघालय को मिजोरम से कनेक्ट करता है, NH 52 पंजाब को कर्नाटका से आपका कनेक्ट करता है। अब देखो यहाँ पर ये जो नेशनल हाईवे हैं, ये पेपर में एक एक बार पूछे गए हैं, तो आप इन्हें याद करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो नहीं कर सकते हो। ये हो सकता है 1% चांस है कि ये रिपीट हो जाए। ठीक है, तो बहुत रैंडम नेशनल हाईवे पूछेगा, तो देखो अब ये एकदम रैंडम से पूछा, तो हर बच्चे को तो इतना नहीं पता होगा, लेकिन थोड़ा सा आप, अब इतना मैं यहाँ पे हम कर रहे हैं तो याद रख लेना, बाद बाकी का आपकी मर्जी है। आगे हम थोड़ा सा रेलवे के बारे में पढ़ लेते हैं। अब देखो जो रेलवे डे कब मनाया जाता है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, तो 16 अप्रैल को मनाया जाता है। रेलवे बोर्ड कब स्टेब्लिश हुआ था, 1905 को हुआ था, ये चीज़ आप ध्यान रखना। देखो जो हमारा रेलवे बजट है ना, वो सेपरेट आता था, जो जनरल बजट, अभी हमारा एक ही बजट आता है, पहले भी एक ही बजट आता था, बट 1924 में जनरल बजट अलग आने लगा, जो बजट आता है नॉर्मली, और रेलवे बजट को अलग कर दिया। लेकिन 2017 से भारत सरकार ने रेलवे बजट को फिर से इंक्लूड कर दिया जनरल बजट में। ठीक है, रेलवे में अगर रेलवे ट्रांसपोर्ट में अपनी रैंक देखें तो अपनी रैंक है 4th, और रोड ट्रांसपोर्ट में कौन सी थी अपनी रैंक, 2nd। तो ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें हैं जो याद रख लेना, यहाँ से अक्सर आपके सवाल बनते हैं, जस्ट बेटा सेकेंड, आपके अक्सर यहाँ से सवाल बनते हैं। जो पहली ट्रेन थी आपकी, वो 16 अप्रैल 1853 में चली थी। ठीक है, मुंबई से थाने चली थी। ठीक है, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, किसके टाइम पे चली थी, डलहौजी के टाइम पे यहाँ पर चली थी। और यहाँ पर आप एक और चीज़ याद रखना, कि जो फर्स्ट ट्रेन चली थी ये तो 1853 में तो चली थी, मुंबई से थाने चली थी, डलहौजी के टाइम पे चली थी। इसने कितने किलोमीटर चली थी, ये भी पेपर में पूछा गया है, 34 किलोमीटर चली थी, ध्यान रखना, पेपर में अक्सर ये सवाल पूछा गया है। फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन आपकी 3 फरवरी 1925 को चली थी, मुंबई से कुर्ला चली थी, बॉम्बे से कुर्ला। ठीक है, अभी बॉम्बे को मुंबई बोला जाता है, तो बॉम्बे से कुर्ला। ठीक है, ये सब मुंबई के आसपास के रीजन है, ये ध्यान रखना। टोटल रेलवे जोन्स की बात करें तो 18 आपके टोटल रेलवे जोन्स हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। लार्जेस्ट रेलवे जोन की बात करूँ तो न्यू दिल्ली आपका लार्जेस्ट रेलवे जोन है। हाईएस्ट सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो घूम रेलवे स्टेशन सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। ये किस स्टेट में है, ये मुझे चलो कमेंट करके बता दो। जो घूम रेलवे स्टेशन है ये किस स्टेट में है, ये आप लोग मुझे नीचे कमेंट कर दो। लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका ब्रिज है, ये ध्यान रखना। लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन हुबली रेलवे स्टेशन है, पहले कौन सा था चलो ये बता दो। अभी आपका हुबली रेलवे स्टेशन जो कि कर्नाटका में है ये हो गया है, पहले कौन सा था, चलो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, पहले यूपी में था। ठीक है, सेतु स्कीम 2019 में लाई गई, जिसमें क्या था कि जो रेलवे क्रॉसिंग थी ना, उनके ऊपर ब्रिज बनाने के लिए ये स्कीम लाई गई थी, कि जो रेलवे है उसे क्रॉसिंग फ्री करो, जिससे कि ट्रैफिक कम होगा। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं, अगर पहली मेट्रो कब चली, ये सवाल पूछ ले, अक्सर पूछता है पेपर में। तो फर्स्ट मेट्रो जो चली थी भारत में कोलकाता में चली थी 1984 को, ये ध्यान रखना। फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो कब चली, तो ये भी कोलकाता में चली, ध्यान रखना। सिक्किम के लिए एक चीज़ ध्यान रखना, डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट लेस, मतलब जो आपका ये CGL 2024 में पूछा गया था कि 4 स्टेट दे रखी थी बेसिकली, तो उसमें ये था कि रेल ट्रांसपोर्ट का लेस डेवलपमेंट हुआ है ज्योग्राफिकल कंडीशन की वजह से। तो देखो बेसिकली यहाँ पर सिक्किम था और सब नॉर्थ की स्टेट थी। ठीक है,
तो यहाँ पर आंसर लगाना बहुत आसान है, क्योंकि जो हिल एरियाज है डेफिनेटली वहाँ पर आपका जो आपकी कनेक्टिविटी होगी या जो रेल ट्रांसपोर्ट होगा वो लेस ही होगा, क्योंकि एज कम्पेयर टू जो प्लेन एरिया होता है वहाँ पर आप आराम से रेल की पटरियाँ बना सकते हो। तो ये यहाँ पर लगाना बहुत आसान था आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर हम बाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, जो बाटर ट्रांसपोर्ट होता है वो सबसे ज़्यादा जो यूज किया जाता है वो ट्रेड के लिए यूज किया जाता है। सामान को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ले जाने के लिए सबसे ज़्यादा जो आसान है, सबसे ज़्यादा जो आसान ना बोल के जो सबसे ज़्यादा चीपेस्ट है, वो आपका जहाज़ के थ्रू, जो पानी के जहाज़ होते हैं उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करना वो सबसे ज़्यादा सस्ता पड़ता है। तो 95% जो आपकी ट्रेड होती है, वो जो सामान होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री जब ले जाना होता है तो वो जहाज के थ्रू, शिप के थ्रू ही ले जाया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो 95% जो ट्रेड होती है इंडिया की वो किससे होती है? वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू होती है। ये चीज़ ध्यान रखना। भारत में 13 मेजर और 200 माइनर पोर्ट हैं, ये फैक्ट याद रखना। अभी ये 13 मेजर जो आपके यहाँ पर जो पोर्ट है वो अभी हम पढ़ेंगे भी। ठीक है, और एक एक स्टेट है तमिलनाडु जिसमें 3 मेजर पोर्ट हो एक ही स्टेट में, जिसमें एक है टूथिकरोन पोर्ट, एक है चेन्नई पोर्ट जो कि आपका ओल्डेस्ट पोर्ट है, और एक है इन्नौर पोर्ट। ठीक है, ये सिर्फ तमिलनाडु के अंदर है। 3 मेजर पोर्ट आपके कहाँ पर हैं? आपके तमिलनाडु में। अब आपके बचे कितने? 10 मेजर पोर्ट बचे। तो वो 10 मेजर पोर्ट और मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से सवाल बनता है आपका, ध्यान रखना। जो कोचीन पोर्ट है वो आपका यहाँ पर केरल में है। दीनदयाल पोर्ट, जस्ट एक सेकेंड, ओके, यहाँ पर जो आपका कोचीन पोर्ट है वो यहाँ पर केरल में है। दीनदयाल पोर्ट जिसको कांडला पोर्ट भी बोलते हैं, ये कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? लार्जेस्ट, इस पोर्ट के थ्रू लार्जेस्ट इंपोर्ट किया जाता है। ठीक है, और इंपोर्ट का मतलब सामान को लाया जाता है। दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में सामान आ रहा है तो इंपोर्ट कर रहे हैं, अब हम अपनी कंट्री से किसी कंट्री में भेज रहे हैं तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। और जो ये दीनदयाल पोर्ट है जो आपका क्यों बनाया गया था? तो ये बेसिकली बनाया गया था, जो आपका मुंबई पोर्ट था उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, तो उसके प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए इस पोर्ट को बनाया गया था। ध्यान रखना ये चीज़। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, अब देखो यहाँ पर ये MTS 2024 में भी आया था कि जो दीनदयाल कांडला पोर्ट है वो कहाँ पर है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जिसको नाहबा सेवा पोर्ट भी बोलते हैं, ये महाराष्ट्र में है। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट का मतलब है, आपने देखा होगा शिप पर बड़े बड़े कंटेनर लगे रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो कंटेनर लोड होते हैं वो इधर ही होते हैं। ठीक है, तो लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जिसको नाहबा सेवा पोर्ट भी बोला जाता है। और ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट पोर्ट है। ध्यान रखना, CGL 2024 में पूछा गया था लार्जेस्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट पोर्ट कौन सा है, तो आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नाहबा सेवा महाराष्ट्र में है। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट भी है। ये सारे फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर मुंबई पोर्ट की, तो मुंबई पोर्ट तो ऑब्वियसली महाराष्ट्र में ही होगा। लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है। ठीक है, और यहाँ पर सबसे बिजिएस्ट पोर्ट आपका कौन सा है? मुंबई पोर्ट है। मैंने बोला ना कि इसी का जो प्रेशर देखो ऑलरेडी बिजिएस्ट है अभी भी, इसका जो प्रेशर रिलीज करने के लिए ही कौन सा, रिड्यूस करने के लिए ही कौन सा पोर्ट बनाया गया था? दीनदयाल पोर्ट बनाया गया था गुजरात में। उसके बाद है मोर्मुगाओ पोर्ट, ये कहाँ पर है आपका? गोवा में। तो गाँव से गोवा आप डायरेक्ट याद कर लो, मुंबई महाराष्ट्र डायरेक्ट याद हो जाएगा। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र से थे तो ऐसे अपने दिमाग में एक थ्योरी बना लो, ऐसे याद हो गया। ठीक है, दीनदयाल गुजरात से। ठीक है, मतलब ऐसे बोल दो कि दया आती है यार, उसका गुजारा भी नहीं हो रहा, उसे देख के दया आती है, तो इस तरह से याद कर लो। कोचिन केरल, तो एक दो डायरेक्ट याद कर लो। ठीक है, उसके बाद हमारा बचा मैंगलोर पोर्ट, तो मैंगलोर बैंगलोर इस तरह से कनेक्ट करके कर्नाटका याद हो जाएगा। पैरादीप, पैरादीप पोर्ट कहाँ का है? उड़ीसा का है। ठीक है, तो आप ऐसे है कि एक प्रदीप नाम का लड़का है वो बहुत ज़्यादा उड़ रहा है ना, तो आप उससे बोलो भाई हवा में मत उड़, नीचे आ जा। ठीक है, तो पैरादीप पोर्ट ऐसे याद हो जाएगा। यहाँ पर फिर उसके बाद बचता है आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ये है आपका वेस्ट बंगाल में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। और इंटरनेशनल कंटेनर पोर्ट अंडमान एंड निकोबार में है। ठीक है, और ईस्टर्न कोस्ट पोर्ट ओके। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, देखो 5 हमने इस स्लाइड पे देखे, 5 अभी हम ऊपर पर दिख के आए, और एक हमने तमिलनाडु के तीनों पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद इस बार CGL 2024 में आपसे पूछा गया था कि
ईस्टर्न कोस्ट पोर्ट बता दो जो ईस्टर्न साइड पर है, ठीक है। जैसे ये हमारा नीचे का जो कोस्टल एरिया है इंडिया का, ठीक है। अब ईस्टर्न पार्ट कौन सा होगा हमारा, ये वाला होगा। तो इस पर जो ईस्टर्न पार्ट है, इस पर कौन कौन से पोर्ट हैं, तो देखो एक तो चेन्नई पोर्ट है, एक विशाखापट्टनम पोर्ट है, एक पैरादीप पोर्ट है और एक पोर्ट ब्लियर है। पोर्ट ब्लियर ये वाला, ठीक है। इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसपोर्ट पोर्ट है ना जो अंडमान निकोबार पर, इसे पोर्ट ब्लियर पोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। और बाद बाकी के जो बचे हुए हैं वो आपके किसके होंगे, वेस्टर्न कोस्ट पे होंगे, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। मुंबई पोर्ट वगैरह ये सारे कहाँ पर आ जाएंगे, वेस्टर्न कोस्ट पर आ जाएंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। बाद बाकी का हमने टोटल देख लिए 13 मेजर पोर्ट। अब हम नेशनल वाटरवेज की बात कर लेते हैं। यहाँ से भी ये स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पेपर में सवाल बनते हैं काफ़ी। जो आपका नेशनल वाटरवे 1 है वो इलाहाबाद को हल्दिया से कनेक्ट करता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये किस किस रिवर से होके गुजरती है नेशनल वाटरवेज, गंगा, भागीरथी और हुगली। कई बार भाई पेपर में सवाल बना है, नेशनल वाटरवे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये लॉन्गेस्ट वाटरवे भी है, पहला है, लॉन्गेस्ट है। इलाहाबाद को हल्दिया से कनेक्ट करता है, किस किस रिवर से होके जाता है, गंगा, भागीरथी और हुगली से होके जाता है, ध्यान रखना। नेशनल वाटरवे 2 सादिया को धुबरी से कनेक्ट करता है, असम में है बेसिकली ये, और किस रिवर से होके गुजरता है, ब्रह्मपुत्रा से। नेशनल वाटरवे 3 कोल्लम से लेके कोट्टापुरम को कनेक्ट करता है, केरल में है, CHSL 2024 में पूछा भी गया। एंड नेशनल वाटरवेज 4 गोदावरी और कृष्णा रिवर के साथ जाता है, और ये कहाँ पर है, पुडुचेरी में, ध्यान रखना, ठीक है। नेशनल वाटरवेज 5 महानदी एंड ब्राह्मणी रिवर से होके गुजरता है, ठीक है। मतलब बेसिकली कनेक्ट करता है महानदी एंड ब्राह्मणी रिवर एंड ईस्ट कोस्ट कैनाल कनेक्टेड। ये सारी जो रिवर्स हैं ये इस वाटरवेज के थ्रू कनेक्ट होती हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, बाद बाकी का देखो यहाँ से सबसे सवाल बने हैं नेशनल वाटरवेज 500 से, तो ये पाँचों याद रख लेना, ज़्यादा है नहीं, 5 हैं तो 5 याद रख लेना, पेपर में यहाँ से अक्सर सवाल बनते हैं। आगे अब हम पढ़ लेते हैं एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में, ठीक है। तो देखो एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में हमें कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ एयरपोर्ट पता होना चाहिए कि कौन सा एयरपोर्ट कहाँ पर है, यहीं से सवाल बनता है, ठीक है। तो जो भी जितने भी इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट हैं वो सारे मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पर श्री गुरु रामदासी जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पर है, अमृतसर पंजाब में है। तो देखो श्री गुरु रामदास, तो रामदास, देखो रामदास आपने पढ़े होंगे, ये कौन है, एक सिख गुरु थे, ठीक है। कौन है, सिख गुरु थे, और इन्होंने अमृतसर फाउंड किया था, इन्होंने जो सिटी थी वो अमृतसर फाउंड की थी, तो इन्हीं के नाम पर गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है। तो ये आपको डायरेक्ट याद हो जाना चाहिए। उसके बाद इंदिरा गांधी बहुत फेमस है, सबसे ज़्यादा अगर बिजिएस्ट एयरपोर्ट की बात करें तो इंदिरा गांधी है। और इंदिरा गांधी कहाँ का है, मतलब कहाँ पर है, तो ये दिल्ली में है। तो जो नॉर्थ रीजन में रहते हैं वो तो बहुत आराम से इसे बिना रटे ही याद कर सकते हैं। बाद बाकी के जिनको नहीं पता याद, सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है और दिल्ली में है और कैपिटल है दिल्ली की। और ऐसे याद करो कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही हैं, और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री कहाँ पे बैठता है, दिल्ली में बैठता है। तो इस तरह से भी आप यहाँ पर याद कर सकते हो। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी यूपी में है। तो देखो लाल बहादुर शास्त्री, तो देखो वाराणसी, वाराणसी देखो वो लोग जाते हैं बनारस, बनारस में घाट है, ठीक है। उस घाट का एग्जैक्टली अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ पर लोगों को, मतलब जब भी आप जाओगे वहाँ पर आपको लोग मतलब किसी ना किसी की डेड बॉडी को जलाते हुए ही मिलेंगे। तो वहाँ पर जाना, उस घाट पे जाना एक बहादुरी है, हर कोई नहीं जा सकता, जिसका दिल थोड़ा सा ऐसा होता है, कमज़ोर होता है, वो नहीं जा सकता। तो बहादुर चाहिए बनारस जाने के लिए, ऐसे याद कर लो थोड़ा। देखो सिर्फ हम ट्रिक बनाने के लिए बता रहा हूँ। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ऐसे याद करो ये कहाँ पर है, लखनऊ यूपी में। तो ऐसे याद करो यार, उस पर लाखों रुपए आ गए हैं, अब वो किसी के चरण क्यों छुएगा, तो इस तरह से याद कर लो। स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विवेकानंद, तो देखो विवेक रखो, ज़्यादा उड़ो मत। ये कहाँ पर है, भुवनेश्वर उड़ीसा में है। तो आप ऐसे याद रखो कि यार थोड़ा सा विवेक रखो अपने अंदर, ज़्यादा उड़ो मत, ठीक है। तो विवेकानंद से उड़ीसा याद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये कहाँ पर है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। एक दो नाम यहाँ पर आप डायरेक्ट याद रख लेना।
उसके बाद यहाँ पर है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पर है, नागपुर में है। ठीक है, तो जो आपके बाबा साहेब अम्बेडकर थे वो भी महाराष्ट्र से थे, तो ये डायरेक्ट ऐसे याद कर लेना। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मुंबई में है। अक्सर आप रील्स वगैरह में जो सेलिब्रिटी को जिस उस पर देखते हो एयरपोर्ट पर, वो ज़्यादातर छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में है। उसके बाद वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार में। तो वीर सावरकर को अंडमान निकोबार से तो डायरेक्ट याद रख सकते हो, यहाँ पर काफ़ी टाइम रहे थे। ठीक है, जेल में बंद रहे थे वीर सावरकर। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी स्टैच्यू भी है सूरत गुजरात में, तो सूरत गुजरात तो आप ऐसे इनके नाम से तो डायरेक्ट याद कर सकते हो। देवी अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम, तो अहिल्याबाई कहाँ की थी, इंदौर मध्य प्रदेश से बिलोंग करती थी, तो इनका नाम से एयरपोर्ट भी है मध्य प्रदेश में। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है, छोटा सा लेक्चर था, ख़त्म होता है। देखो है छोटा सा, लेकिन इसमें जो कंटेंट है वो एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आप सभी का थैंक यू, आपने यहाँ तक लेक्चर को देखा। अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपनी फीडबैक नीचे शेयर करो। और देखो अगर आप नोट्स बना रहे हो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको इन क्लासेस के नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो देखो हमने एक ग्रुप बनाया है जिसकी प्राइस है 199, जिसमें मैं आपको स्टैटिक जीके जितनी भी करा रहा हूँ सभी स्टैटिक जीके के लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। अभी स्टैटिक जीके कराने के बाद मैं आपको हिस्ट्री कराऊंगा टॉपिक वाइज, तो मैं आपको हिस्ट्री की पीडीएफ मिल जाएगी, टॉपिक वाइज पीडीएफ। ज्योग्राफी कराऊंगा उसके बाद ज्योग्राफी की पीडीएफ। मतलब मैं आपको पूरी जीके पढ़ाने वाला हूँ, हर एक सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ, चाहे ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश भी पढ़ाने वाला हूँ। तो सभी लेक्चर्स की पीडीएफ हम उसमें अपलोड करते हैं, और लेक्चर जैसे 10 बजे आता है तो 9:30 बजे ही आपकी पीडीएफ वहाँ पर अपलोड कर दी जाती है, और हिंदी में अलग की जाती है और इंग्लिश में अलग की जाती है। ठीक है, तो अगर आपको वो ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, और अगर आप इस नंबर पर मैसेज करोगे तो आप जाके आप बोलो कि भैया इस व्हाट्सएप करना इस नंबर पर कि भैया मुझे इस ग्रुप में ज्वाइन होना है, और बाद बाकी का फिर आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा उस ग्रुप में। ठीक है, आपको पेमेंट करना होगा, पेमेंट करने के बाद आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, तो बाद बाकी का ध्यान रखो, अपना पढ़ते रहो। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।